हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स पे जो टेस्ट किए जाते हैं उसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो यदि मैं बोलूं कि मेरे को एक ब्रिक लेनी है और उसको यूज करना है फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि ये ही ब्रिक मेरे को चाहिए थी। उसके पीछे एक लॉजिक है कि हम क्या करें, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको चेक कर लें और एक उसमें एक लिस्ट बना लें कि इसके ये पैरामीटर्स इस तरीके से इस एक्सटेंट तक बिहेव कर रहे हैं। अब ये सूटेबल है तो हम यूज करेंगे, नहीं है तो हटा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और वन बाय वन पैरामीटर्स हम डिसाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं मेकिंग ऑफ ब्रिक के नेचर का, तो हमें पता है कि एक बार में एक ब्रिक तो नहीं बनती है, एक बार में कई सारे ब्रिक्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इस लॉट से क्या होता है, एक ही लॉट में हजारों ब्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हर एक ब्रिक का कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होगा या दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसको बोला जाता है सैंपलिंग। सैंपलिंग में ये माना जाता है कि हम रैंडमली कुछ ब्रिक्स जो है सिलेक्ट कर लेंगे लॉट में से, क्योंकि लॉट एक ही बार में एक साथ बना है तो उन ब्रिक्स की जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी लगभग बराबर ही होंगी। तो हम रैंडमली क्या करते हैं, कुछ ब्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और उन पर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स सिलेक्ट करेंगे और उनमें से कितने सही निकलने चाहिए, तो इसके पीछे भी आईएस कोड में क्या किया गया है, एक रिकमेंडेशन दिया गया है, उसके बेसिस पे ये हम करते हैं। तो यदि मेरे को टेस्ट भी करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करनी पड़ती है, सैंपलिंग करनी पड़ती है, जिससे हम एक आइडिया लगा पाते हैं कि अब हमें कितने ब्रिक्स लेना है, उसमें से जो ब्रिक्स हैं कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, डिफेक्टिव यदि एक एक्सटेंट तक है उसके बाद भी क्या ये सूटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है या नहीं, तो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि मेरे को टेस्ट ऑन ब्रिक्स पे बात करना है तो उससे पहले मेरे को सैंपलिंग ऑफ ब्रिक्स पे बात करनी होगी। उससे पहले मेरे को सैंपलिंग ऑफ ब्रिक्स पे बात करनी होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं सैंपलिंग ऑफ ब्रिक्स। तो यदि मैं बोलूं एक लॉट में से यदि मेरे को कोई पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करना है, उसका कुछ एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, तो मैं बोलूंगा कि इस टेस्ट के लिए मिनिमम इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरे को चाहिए। पर यदि कोई टेस्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है या उसका इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कम या ज्यादा ब्रिक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उसी के बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी सैंपल दो टाइप के हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सैंपल टाइप 1, सैंपल टाइप 1 और दूसरा है सैंपल टाइप 2। दूसरा है सैंपल टाइप 2। अब सैंपल टाइप 1 किसके लिए यूज होता है, सपोज यदि हमें डायमेंशन चेक करना है, विजुअली देखना है कि सारे पैरामीटर्स ठीक हैं या नहीं, तो वो सैंपल टाइप 1 में आता है। तो इसमें क्या किए जाते हैं, विजुअल एंड डायमेंशन टेस्ट किए जाते हैं। इसमें विजुअल एंड डायमेंशन टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन टेस्ट किए जाते हैं। यदि मैं सैंपल टाइप 2 की बात करूं तो इसमें क्या किया जाता है, फिजिकल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ब्रिक के। तो मैं लिख सकता हूं कि फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ ब्रिक, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ ब्रिक। तो यदि मैं फिजिकल पैरामीटर की बात करूं कौन कौन से हो सकते हैं, इसका यदि मैं एग्जांपल लूं तो
मैं बोल सकता हूं क्या हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकता है। तो मैं लिख लेता हूं एक दो एग्जांपल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा हो सकता है वाटर एब्जॉर्प्शन। और भी कई सारे टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उनकी एक के बाद एक वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने सैंपल टाइप 1 में हमको कितने ब्रिक्स जो है सिलेक्ट करने हैं और उसमें क्या परमिसिबल लिमिट है डिफेक्टिव पीसेस होने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉट देखेंगे। ठीक है, लॉट का टाइप डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉट का टाइप डिसाइड करेंगे। लॉट मतलब उसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्रिक को लॉट बोला जा रहा है। यदि सपोज एक 5000 ब्रिक्स हैं, ठीक है, तो हमने एक टाइप ऑफ लॉट डिसाइड कर दिया कि 2001 से 10,000 तक यदि कोई भी वैल्यू आ रही है तो ये लॉट टाइप 1 में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लॉट में क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स देखेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे कि सैंपल टाइप 1 में कि सैंपल टाइप 1 की यदि हम बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्रिक्स लॉट में होने पे हम कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स करेंगे टेस्ट के लिए सिलेक्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी सिलेक्टेड फॉर टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए हमें यहां से कितने ब्रिक्स जो है लेने चाहिए या लेने पड़ेंगे। दूसरी बात कर सकते हैं कि अब यदि हम सपोज हमने क्या किया, 10 नंबर ऑफ ब्रिक ले लिया, अब उसमें से एक डिफेक्टिव हो गया, पर ये क्या है, परमिसिबल है, तो ये चल जाएगा, तो ये लॉट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि परमिसिबल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं परमिसिबल नंबर ऑफ ब्रिक्स भी हमको पता होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉट की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉट की बात करेंगे कि फर्स्ट टाइप ऑफ लॉट है उसमें कितना होता है, 2001 से लेके 10,000 तक ब्रिक्स होते हैं। ठीक है ना, 2001 से लेके 10,000 तक ब्रिक्स होते हैं। दूसरे टाइप ऑफ लॉट की बात करें तो उसमें 10,000, उसमें कितना होता है, 10,001 से लेके 35,000 ब्रिक्स तक होता है। थर्ड टाइप ऑफ लॉट की बात करें तो 35,001 से लेके 50,000 ब्रिक्स तक उसमें होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स सिलेक्ट करना चाहिए फॉर टाइप 1 सैंपल के लिए। ठीक है ना, तो इसमें 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिफेक्टिव ब्रिक कितना हो सकता है, उसमें से यदि एक ब्रिक डिफेक्टिव निकल जाए 20 में से एक, तब भी ये क्या होगा, ये वाला लॉट पास हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे क्या 6000 ब्रिक्स ली है तो मेरा लॉट टाइप 1 आएगा। उसमें से रैंडमली मैं क्या करूंगा, 20 ब्रिक्स को सिलेक्ट करूंगा। 20 ब्रिक्स में से यदि मेरी एक ब्रिक यदि डिफेक्टिव निकल गई तब भी क्या होगा, ये वाला लॉट पास हो जाएगा। यदि सपोज 0 ब्रिक
डिफेक्टिव निकली तो भी ये वाला लॉट पास हो जाएगा। यदि सपोज 2 ब्रिक भी यहाँ पे डिफेक्टिव निकल गई तो ये वाला लॉट कैंसल हो जाएगा, फिर हम इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। सेकंड में बात करूं लॉट टाइप 2 की, तो उसमें हमें कम से कम 32, कम से कम नहीं 32 ही ब्रिक्स हमको क्या करनी पड़ेंगी, सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। और इसमें परमिसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक्स, ठीक है, परमिसिबल नंबर ऑफ ब्रिक्स ब्रैकेट में हम इसको यहां पे लिख देते हैं डिफेक्टिव, 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 ताकि हमको क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक है। डिफेक्टिव ब्रिक्स 2 भी हो सकती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्टली मैं बात करूं, यदि थर्ड टाइप का लॉट है, थर्ड टाइप का लॉट है तो हमें इसमें 50 ब्रिक्स जो है सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 50 ब्रिक्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। और इसमें से 3 ब्रिक यदि डिफेक्टिव निकल भी जाए, 3 ब्रिक्स डिफेक्टिव निकल भी जाए तो भी क्या होगा, हम इसको यूज कर सकते हैं, ये पास होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल टाइप 2 की। यदि हम सैंपल टाइप 2 की बात करें तो हम बोल सकते हैं, सैंपल टाइप 2 की बात करें तो हमें पता है सैंपल टाइप 2 जो है वो यूज होता है पैरामीटर्स, जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी सिलेक्टेड कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी सिलेक्टेड फॉर, टू बी selected for टेस्टिंग, ठीक है। तो टेस्ट के लिए कितने ब्रिक्स सेलेक्ट होना चाहिए इसको देखेंगे। और नंबर ऑफ परमिसिबल नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक्स, ठीक है ना, डिफेक्टिव ब्रिक्स की भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो अब मैं बोलूं, यदि मैं बोलूं कि मेरा लॉट साइज है यहां पे, मेरा लॉट साइज है यहां पे 2001 से लेके 10,000 के बीच का, तो मेरे को कितना लेना चाहिए, 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स लेना चाहिए फॉर सैंपल टाइप 2 के लिए। और इसमें परमिसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक्स कितने हो सकते हैं, 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब लॉट टाइप 2 की बात करें जिसमें 10,001 से लेके 35,000 के बीच कोई वैल्यू होगी ब्रिक्स की, उसकी बात करें तो इसमें 10 नंबर ऑफ ब्रिक्स हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और डिफेक्टिव ब्रिक की नंबर कितना हो सकती है, वो भी क्या होगा, यहाँ पे फिर से 0 होगा, ठीक है। थर्डली हम बात करते हैं कि यदि कोई ब्रिक लॉट ऐसा जहां पे 35,001 से लेके 50,000 तक की कोई वैल्यू आ रही है ब्रिक की, तो मैं बोल सकता हूं वहां पे हमको कितना चाहिए पड़ेगा, हमको 15 नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए पड़ेगा। और उसमें डिफेक्टिव ब्रिक्स की बात करो तो वो केवल 1 ब्रिक ही हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सैंपल टाइप 2 के लिए और सैंपल टाइप 1 के लिए कितना ब्रिक्स लेना है टेस्टिंग के लिए, हमें यहां से आइडिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट टाइप का टेस्ट है डायमेंशन टेस्ट। तो फर्स्ट टाइप का टेस्ट है डायमेंशन टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 1 डायमेंशन टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट। यदि मैं एक स्टैंडर्ड ब्रिक की बात करूं, यदि मैं एक स्टैंडर्ड ब्रिक की बात करूं तो उसका साइज कितना होता है, मैं बोल सकता हूं उसका साइज 19 × 9 × 9 होता है। आइडिया हम सभी को। तो अब मेरे को यदि डायमेंशन चेक करना है कि एग्जैक्टली इतने हैं या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक तरीका अपनाता हूं जिसमें मैं क्या करता हूं, मेरे को यदि लेंथ चेक करना है तो मैं 20 ब्रिक लूंगा, उसको
लेंथ वाइज एक के बाजू एक रखता जाऊंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, सारी के सारे जितना लेंथ बाजू रखने के बाद जितनी भी क्यूमुलेटिव लेंथ आ रही है उसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए 20 ब्रिक्स की आजू बाजू रखने के बाद, उससे कंपेयर करके देखूंगा। यदि ये टोटल लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ से, स्टैंडर्ड लेंथ के परमिसिबल लिमिट में से यदि बैठ रहा है तो ये लॉट ऑफ ब्रिक जो है क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यदि नहीं बैठ रहा है, परमिसिबल लिमिट से या तो कम हो जा रहा है या तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या होगा, डायमेंशन टेस्ट में ये फेल हो जाएगा। तो मैं बोलूं कि डायमेंशन टेस्ट को मेरे को करना है तो मैं क्या क्या पैरामीटर्स देखूंगा, तो मैं 3 चीजें देखूंगा, लेंथ ऑफ ब्रिक, विथ ऑफ ब्रिक, और क्या देखूंगा, हाइट ऑफ ब्रिक को मैं यहां पे ध्यान रखूंगा। सभी में क्या करने वाला हूं, सभी में 20 ब्रिक्स की क्यूमुलेटिव लेंथ, विथ और हाइट को मैं निकालूंगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्यूमुलेटिव लेंथ विथ और हाइट को मैं यहां पे क्या करूंगा, 20 ब्रिक्स की, ठीक है, 20 ब्रिक्स की क्यूमुलेटिव लेंथ, विथ और हाइट को कैलकुलेट करूंगा। फिर क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा परमिसिबल लिमिट से। फिर उसका कंपैरिजन विथ परमिसिबल लिमिट, ठीक है, परमिसिबल लिमिट, इससे मैं क्या करूंगा, उसका कंपैरिजन करने वाला हूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। यदि मैं बोलूं कि लेंथ वाइज मेरे को देखना है तो किस तरीके से होने वाला है, तो वो ठीक है, लेंथ वाइज यदि मैं देखूं तो ठीक कुछ इस तरीके से रहेगा। और तो लेंथ वाइज में बोल सकता हूं कि ऐसे में बाजू में रखते हुए, ठीक है, लेंथ वाइज में बोल सकता हूं ऐसे एक के बाद एक एडजेसेंटली रखते हुए मैं 20 ब्रिक्स को यहां पे रखने वाला, ठीक है ना, 20 ब्रिक्स को क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे रखने वाला हूं। तो इसके बाद मैं बोलूं तो यहां पे टोटल एट लास्ट कितना हो जाएगा, 20 ब्रिक्स हो जाएगा। तो ये 20 ब्रिक्स जो है यहाँ पे होने वाला है। ये लेंथ वाइज है, ठीक है। तो 20 ब्रिक्स की क्यूमुलेटिव लेंथ कितना होगा, तो मैं इसको भी लिख लेता हूं, क्यूमुलेटिव लेंथ ऑफ 20 ब्रिक्स कितना होने वाला, क्यूमुलेटिव लेंथ ऑफ 20 ब्रिक्स। तो मुझे पता है 20 ब्रिक्स का 20 इंटू 19 सेंटीमीटर, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 380 सेंटीमीटर ये होने वाला, ठीक है। यदि लेंथ वाइज ऐसा है तो फ्रॉग उसका यहाँ पे होगा, फ्रॉग कुछ इस वे में होगा, ठीक है ना, फ्रॉग कुछ इस वे में होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूं, यदि मैं विथ वाइज बात करूं, नेक्स्ट में
विथ वाइज बात करूं, विथ वाइज बात करूं तो कैसा होगा, तो वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। ठीक है, ठीक है, विथ वाइज में रखूं तो क्या होगा, ठीक, कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये क्या होगा, ये लेंथ होगा, ठीक है ना, और इस तरीके से ये आखिरी तक जाते हुए टोटल क्या हो जाएगा, 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाने वाले। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 20 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाने वाले हैं। यदि ये विथ वाइज है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का हमको यहाँ पे फ्रॉग का प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कितने हैं, 20 इन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं 20 ब्रिक्स विथ वाइज। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव विथ ऑफ 20 ब्रिक्स कितना होने वाला है, लिख देते हैं क्यूमुलेटिव विथ ऑफ 20 ब्रिक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, तो एक ब्रिक का विथ होता है 9 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 9 सेंटीमीटर कितना होने वाला है, 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। अब मैं बात करूं, यदि हाइट वाइज बात करूं, यदि मैं हाइट वाइज बात करूं तो कैसा होगा, तो ये कुछ हाइट वाइज बात करूं तो इनका देखने में कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, देखने में कुछ इस तरीके से आने वाला है। यदि मैं इसमें फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन हमको जो दिख रहा है वो क्या होगा, इस साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक कुछ इस तरीके से रखी होगी, ब्रिक कुछ इस तरीके से रखी होगी और फ्रॉग जो है इस वाले फेस पे होगा। तो एट लास्ट हमको यहाँ पे फ्रॉग दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यदि रखा है तो देखने में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यदि मैं हाइट वाइज बात करूं तो क्यूमुलेटिव विड्थ कितनी होने वाली है, क्यूमुलेटिव हाइट कितनी होने वाली है, तो लिख सकता हूं क्यूमुलेटिव हाइट ऑफ 20 ब्रिक्स। तो 20 ब्रिक्स की क्यूमुलेटिव हाइट होने वाली है 20 इंटू 9 सेंटीमीटर, जो कि आएगा 180 सेंटीमीटर। अब मैं बात करूं कि यदि इसको इस टेस्ट में पास होना है तो कितना जो है डेविएशन इसमें हो सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं परमिसिबल लिमिट की, परमिसिबल लिमिट की। तो ये परमिसिबल लिमिट्स जो है आईएस कोड में गिवन है। ठीक है, आईएस कोड में गिवन है। तो ये किसके लिए है, 20 ब्रिक्स के यदि एडजेसेंटली रख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो लेंथ आ रही है, विड्थ आ रही है और हाइट आ रही है, उसके करस्पॉन्डिंगली बात की जा रही है।
इसका यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है, या क्यूमुलेटिव डायमेंशन लिख लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव डायमेंशन, क्यूमुलेटिव डायमेंशन, तो क्यूमुलेटिव डायमेंशन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। लेंथ का है 380 सेंटीमीटर, विड्थ का है 180 सेंटीमीटर और हाइट का है अगेन 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं बोलूं परमिसिबल या फिर मैं टॉलरेंस बोलूं, तो टॉलरेंस मतलब इस वाली वैल्यू से एक पर्टिकुलर वैल्यू कम या उतना थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उससे भी कम हुआ या उससे भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो लॉट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो ब्रिक रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो मैं टॉलरेंस लिख देता हूं, टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना होगा, टॉलरेंस लेंथ के केस में होता है, लेंथ के केस में होता है प्लस माइनस 12 mm। यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव लेंथ है वो सेंटीमीटर में है और जो टॉलरेंस है एमएम्स में, ठीक है। तो हाइट के लिए या विड्थ के लिए टॉलरेंस जो है 6 mm और प्लस माइनस 6 mm है, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे डायमेंशन टेस्ट को जो है कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप का टेस्ट हम जो देखने वाले हैं वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। नेक्स्ट टाइप का टेस्ट की यदि हम बात करें तो वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों, ठीक है। जनरली हम बोल सकते हैं कि इसको काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यदि हम ब्रिक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ और चीज भी कर रहे हैं तो हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है कि वाटर अब्जॉर्प्शन कितना है इस ब्रिक का, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो जनरली बोलूं, जब ब्रिक को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या होते हैं, इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है मेल्ट करने लगते हैं और आजू बाजू के पोर्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो जितना अच्छा, जितना ज्यादा फिल कर लेंगे और उसके बाद जो इंटीग्रेटेड मास हमको मिलता है ब्रिक के फॉर्म में, तो उतना ही सुपीरियर ब्रिक होता है, ठीक है। और जितने ज्यादा पोर्स रह जाते हैं उतना ही इंफीरियर मटेरियल होता है। तो यदि जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पोरोसिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो इससे एक चेक मिल जाता है कि ये क्वालिटी क्या है ब्रिक की। तो इससे क्या पता चलता है, ये हमें बताता है इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्रिक, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ ब्रिक का क्या करता है, एक इंडिकेशन देता है, ठीक है। यदि उसमें पोर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि इसकी लाइफ कम हो, ठीक है ना। तो और क्या बताता है, ड्यूरेबिलिटी किसके बारे में आइडिया देता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक के बारे में भी हमको आइडिया देता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक के बारे में भी हमको क्या करता है, आइडिया देता है। तो इसलिए इसका ना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ड्यूरेबिलिटी के यदि कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पे फ्रॉस्ट एक्शन होता है, जहां पे क्या होता है, सब जीरो टेम्परेचर मिलता है जनरली जिन रीजन्स में। तो इसमें इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, ड्यूरेबिलिटी कहां पे इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट इन सब जीरो टेम्परेचर। क्यों,
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि उसमें कुछ वाटर रह जाता है और टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है और ये क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है ब्रिक को, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरेबिलिटी के केस में, यदि वहां पे कोल्ड रीजन है, सब 0 टेम्परेचर हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्रिक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ब्रिक को सिलेक्ट करते हैं और उस ब्रिक को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस से लेके 115 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें लिख देते हैं ड्राई इन ओवन 105 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच। ऐसा इसलिए करते हैं कि सपोज उसमें पहले से ही यदि कोई वाटर है तो क्या हो जाए, ड्राई आउट हो जाए, हट जाए। तो इसके बाद जो हमको ड्राइड ब्रिक मिलता है, और ये कब तक करते हैं ये हम तब तक करते हैं जब तक एक कांस्टेंट वेट ना मिल जाए। done until constant weight of brick is not achieved। ठीक है ना। अब यहां से हमको जो ड्राइड ब्रिक मिल रहा है उसका एक कांस्टेंट वेट होगा, तो उसका वेट मैं लिख लेता हूं यहां पे W1, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस ब्रिक को हम 24 आवर्स तक इमर्ज करेंगे वाटर में। तो लिख देते हैं इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स। तो 24 घंटे के लिए डुबो के रख दिया। अब उसमें से जब निकाला और उसमें ऊपर का पानी क्या कर देते हैं, हम पोंछ देते हैं। तो उसको पोंछने के बाद हमने इसको फिर से वेट किया, तो इसमें लिख देते हैं अब जो हमको ब्रिक मिलने वाला है वो वेट ब्रिक होगा, गीला ब्रिक होगा, ठीक है, वेट ब्रिक आफ्टर वाइपिंग, ठीक है ना। तो एक कपड़े से क्या किया जाता है, उसका ऊपर का पानी हटा दिया जाता है, अंदर जो पोर्स का वो तो हटा नहीं सकते। तो वेट ब्रिक आफ्टर वाइपिंग, तो इसके बाद जो हमको ब्रिक मिल रही है इसका वेट हम कितना ले लेते हैं, इसका वेट हम ले लेते हैं W2, ठीक है, W2 ले लेते हैं। तो अब यदि मैं वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना चाहूं परसेंटेज में, तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, तो कितना वेट जो है उसमें एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं W2 माइनस W1, ठीक है। तो W2 में क्या होगा, उसका ड्राई वेट तो रहेगा ही, प्लस वाटर का वेट भी जो है जो ऐड हो चुका होगा अपॉन W1 इंटू 100, ठीक है। तो जितना वेट वाटर के कारण ऐड हुआ अपॉन ड्राई वेट, ठीक है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे हम परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो
ब्रिक के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंप्रेशन फोर्स उस पे या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं और ब्रिक का एक हम स्ट्रेंथ जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें वो किस तरीके का परफॉर्मेंस शो कर रहा है। पर यदि मैं बोलूं कि कंप्रेसिव फोर्स जो है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है ब्रिक पे कई तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक ब्रिक लेता हूं और उसके ऊपर एक कुछ लोड रख दूं। अब ये स्टैटिक लोड है और रखा हुआ है काफी देर तक, तो ये भी एक कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उसमें लग रहा है, ठीक है। तो ये स्टैटिक लोडिंग हो गई। एक तरीके की ऐसी लोडिंग भी हो सकती है कि भाई उसमें क्या किया जाए, एक इम्पैक्ट फोर्स दिया जाए जो कि कंप्रेसिव नेचर का हो, तो ये भी हो सकता है। या फिर एक और तरीका है कंप्रेसिव फोर्स लगाने का, उसमें क्या किया जाता है, कंप्रेशन ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, ठीक है। टाइम के साथ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स उसमें बढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन बाय क्रशिंग, बाय ग्रेजुअल क्रशिंग, कंप्रेशन बाय ग्रेजुअल क्रशिंग। तो इसको देखते हैं कैसा होता है। यदि मैं एक ब्रिक लेता हूं, यदि मैं एक ब्रिक कंसीडर करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पे सपोज इनिशियली मैं एक लोड लगा रहा हूं F1 बोलता हूं इसको मैं, F1 बोलता हूं। F1 टाइम T इज इक्वल टू T1 पे है, ठीक है। अब ये फोर्स इस पे लग रहा है और ब्रिक इसको रजिस्ट कर जा रहा है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे को क्रशिंग बाय ग्रेजुअल क्रशिंग से इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मैं किस टाइप का लोडिंग यूज कर रहा हूं, कंप्रेशन बाय ग्रेजुअल क्रशिंग का मैं यूज कर रहा हूं। तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, टाइम T1 प्लस डेल्टा T लेता हूं और उस समय इसमें डेल्टा F फोर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, डेल्टा F फोर्स ऐड हो जाता है। अब मैं टाइम को बढ़ाते जाता हूं, T1 प्लस ट्वाइस डेल्टा T, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस डेल F हो जाएगा, यहां पे भी प्लस डेल F हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता जा रहा हूं, इस टाइम को बढ़ाते जाता हूं, तब तक बढ़ाते जाता हूं जब तक कि यहाँ पे ये फेल्यूर अकर ना हो जाए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कब तक जाएगा, डेल्टा F प्लस यहाँ पे भी जाएगा प्लस डेल्टा F nth टाइम तक, ठीक है, nth टाइम तक, जिसमें ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्रशिंग को मैं बोलूंगा, ठीक है। तो जब ये फेल होगा, इसमें कुछ इस तरीके के क्रैक्स दिखेंगे और इसके बाद ये इससे ज्यादा लोड सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यही इसका मैक्सिमम लोड टेकिंग एबिलिटी है और इसको ही हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं यदि बोलूं कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है या किस टाइप की मशीन यूज की जाती है, तो मैं बोलूंगा इसमें कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूज किया जाता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज किया जाता है। तो देखते हैं वो मशीन किस तरीके की होती है, ठीक है। तो उसमें एक ऊपर में शाफ्ट होता है, ऊपर में शाफ्ट होता है जो कि क्या होता है, जो कि फिक्स होता है, ठीक है, जो कि एक फिक्स शाफ्ट होता है और उसमें नीचे में एक प्लेट लगी होती है, ठीक है, एक प्लेट लगी होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे एक और प्लेट रेस्ट कर रही होती है प्लेटफॉर्म पे, एक और प्लेट रेस्ट कर रही होती है
प्लेटफॉर्म पे जो फिर से एक शाफ्ट से जुड़ी होती है, जो फिर से एक शाफ्ट से जुड़ी होती है, और ये शाफ्ट एक गियर बॉक्स में जाता है, और ये शाफ्ट एक गियर बॉक्स में जाता है। ठीक है, शाफ्ट किस में जाएगा? एक गियर बॉक्स में जाएगा। इस तरीके का एक गियर बॉक्स होने वाला है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके का हमारे पास मशीनरी रहने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोलेंगे। जिस मशीन को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो इसको कैसे यूज करेंगे इस पे भी बात करते हैं। तो क्या होगा, ये नीचे वाला जो शाफ्ट है, इस गियर बॉक्स में से कुछ इस तरीके की मशीनरी या फिट होती है कि वो रोटेट करता है, तो ये वाली प्लेट या ये वाला शाफ्ट जो है ऊपर उठने लगता है। हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में हम एक ब्रिक प्लेस कर देते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि हम इसको गियर के थ्रू कर रहे हैं, तो ये एक जो है कांस्टेंट हाइट से क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब ब्रिक अपर प्लेट और लोअर प्लेट के कांटेक्ट में आएगा और सेम टाइप का गियर रेशियो रखने पे वो क्या होगा, उसमें एक निश्चित एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स, एक कांस्टेंट रेट ऑफ फोर्स उसमें क्या होगा? अप्लाई होगा। जितना भी हमें चाहिए है उसके हिसाब से हम गियर फिक्स कर देते हैं। तो उस तरीके से जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ये ऊपर जाता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। और यहाँ पे एक और असेंबली रहती है जो क्या करती है, वो इसका लोड को रिकॉर्ड करती रहती है कि अब मैक्सिमम लोड कितना जो है इसमें जा रहा है। और जब एक मैक्सिमम लोड आता है उसके बाद ब्रिक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो लोड लेना कम होता जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे? ये है गियर बॉक्स, ये है गियर बॉक्स, ये है लोअर प्लेट, ये है लोअर प्लेट, इसको अपर प्लेट बोलते हैं, इसको अपर प्लेट बोला जाता है। और ये है वर्टिकल शाफ्ट, ये है वर्टिकल शाफ्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब ब्रिक को रख के देखते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। इस तरीके से हम एक ब्रिक यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ब्रिक प्लेस कर देंगे। अब मैं बोलूं, यदि पर्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि हमें ये हर एक ब्रिक पे टेस्ट करना है, तो कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिससे हम कह सकते हैं कि रेट हम लोड का या कंप्रेशन स्ट्रेस का जो हमें इंक्रीज करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मैं बोल दूं कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ लोड, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लोड कितना रहने वाला है? तो ये होगा 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो ये इतना होने वाला है। ठीक है ना, इस हिसाब से ये क्या होगा? ऊपर जाएगा। अब क्या होता है, एक टाइम बाद ऐसा होगा कि यहाँ पे ये कांटेक्ट में आ जाएगा और इस पे फोर्स लगने लगेगा, और तब तक लगेगा जब तक कि ये ब्रेक ना हो जाए, और उसके बाद इसमें यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे। तब एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, जिसको क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू जो है, मैक्सिमम फोर्स वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूं कि यदि ब्रिक है तो ब्रिक में ऊपर में फ्रॉग रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जो फ्रॉग वाला फेस है उसको ऊपर रखा जाए या नीचे रखा जाए, तो ये भी एक कंफ्यूजन वाला केस है। तो उसको देखते हैं क्या होता है, कैसे उसको डील करना है। क्योंकि हमें पता है कि जब कांटेक्ट में आना शुरू करेगा और यदि ये फेस जहां पे फ्रॉग है वो मैं नीचे रखूं, तो पूरा का पूरा लोड जो है रिएक्शन के थ्रू जो लोअर प्लेट से जा रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसको हमेशा ऊपर में रखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉग शुड बी, यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, फेस कंटेनिंग फ्रॉग शुड बी अपवर्ड। तो फेस कंटेनिंग frog should be upward, ठीक है ना। अब यदि मैं एक बात कहूं कि फ्रॉग है तो यहां पे तो एरिया कम होता दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं कि इसमें सीमेंट मोर्टार भर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक और हाईलाइट है इसमें, frog should be filled with cement mortar. Frog is filled with cement mortar और कितना रहेगा ये 1:3 के रेशियो में रहने वाला है, मतलब 1 रेशियो रहेगा सीमेंट और 3 रेशियो रहेगा सैंड, ठीक है ना। अब उससे इसको फिल कर देते हैं, पर इसको फिल तो कर दिया क्योंकि अब ये सीमेंट है, तुरंत तो स्ट्रेंथ गेन कर नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए भी प्री प्रोसेसिंग है। तो यदि मैं बोलूं टेस्ट करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ती है ब्रिक के लिए, यहाँ पे इस जगह पे प्लेस करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बेयर ब्रिक लेते हैं और इस ब्रिक को क्या करते हैं 24 आवर्स के लिए इमर्ज करते हैं, ठीक है ना। 24 आवर का इसमें क्या करते हैं, इमर्जन करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम फ्रॉग में सीमेंट मोर्टार ले करेंगे और यदि इसके पोर्स जो हैं वाटर से पहले से फिल नहीं रहेंगे, सैचुरेटेड नहीं रहेंगे, तो क्या कर लेंगे, सीमेंट का वाटर वो अब्सॉर्ब कर लेंगे और उस पार्ट की स्ट्रेंथ कमजोर रह जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से हमको एक वेट ब्रिक मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा ब्रिक मिलने वाला है, या फिर एक ऐसा ब्रिक मिलने वाला है जो कैसा रहेगा, जो सैचुरेटेड रहेगा, जिसके पोर्स क्या रहेंगे, सैचुरेटेड रहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, पोर्स आर सैचुरेटेड विथ वाटर, पोर्स आर सैचुरेटेड विथ वाटर। तो पानी के साथ पहले से ही सैचुरेट रहेंगे और इस सीमेंट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। तो अब मैं बोलूं कि अब हमें इस तरीके का ब्रिक मिल गया है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे या इसके आगे क्या प्रोसेसिंग होने वाली है, तो मैं लिख सकता हूं इसके बाद क्या करेंगे, सीमेंट मोर्टार 1:3 का फिल करेंगे। तो सीमेंट मोर्टार 1:3 is filled in frog, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, हम फ्रॉग में फिल कर देंगे। अब फ्रॉग उससे भर गया, तो अब फ्रॉग को भी हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट से इसको हम फिल कर रहे हैं, तो अब हमें इसको इमर्ज करना पड़ेगा या फिर इसकी क्यूरिंग करनी पड़ेगी। तो क्यूरिंग इमर्ज करके नहीं करते हैं, इसमें बाय जूट वैक्स करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे
brick is cured with brick is cured brick is cured brick is cured with jute bag for 3 days for 3 days। इतने में जितना भी होगा उसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वहां पे अचीव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिक मिलेगी, यहाँ पे जो ब्रिक मिलेगी 3 दिन के बाद वो क्या होगी, रेडी टू टेस्ट। ब्रिक जो अचीव होने वाली है यहाँ पे ब्रिक, ये होगी रेडी टू टेस्ट, ठीक है, रेडी टू टेस्ट। अब इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां पे बात करते हैं, ठीक है, यहां पे बात करते हैं कि अब इसमें क्या हो गया, ग्रेजुअल क्रशिंग हो रही है और एक टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे और उसके बाद ही यहाँ पे लोड लेना बंद कर देगा। तब एक मैक्सिमम फोर्स हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स हमें मिलने वाला है। तो यदि मैं बोलूं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी होगी, तो मैं लिख सकता हूं क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दोनों एक ही चीज है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक को मैं बोलूं तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड अपॉन एवरेज एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो यदि मैं देखूं एवरेज एरिया में क्यों बोल रहा हूं, यदि हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसका एरिया जो है एग्जैक्टली वही नहीं रहेगा, थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम यहाँ पे उस चीज को कंसीडर करने के लिए लिख रहे हैं एवरेज एरिया या फिर एवरेज बियरिंग एरिया ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज बियरिंग एरिया ऑफ ब्रिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का है। पर ये तो हमें एक ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ पता चली, ठीक है। यदि हमें लॉट की पता करनी होगी तो क्या करेंगे, क्योंकि यदि हमने सपोज एक ब्रिक की निकाल भी ली तो क्या ये पूरे ब्रिक का रिप्रेजेंटेशन है, पूरे लॉट का रिप्रेजेंटेशन है, नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक लॉट का एवरेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है ना, या एक सैंपल का एवरेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 3 तो हम उसके टेस्ट का एवरेज लेते हैं, तब जाके हम उसका स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ मानते हैं। तो यहां पे मैं लिखूं फॉर एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है, एटलीस्ट एवरेज ऑफ 3 ब्रिक्स। तो कितने का लेते हैं, एटलीस्ट एवरेज ऑफ 3 ब्रिक्स, 3 ब्रिक्स का एवरेज लेते हैं यदि हम उसकी एवरेज वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां तक मैं बोलूंगा कि जितने भी हमने चीजें अभी कवर की हैं, एक क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए उतनी सफिशिएंट है, ठीक है। इससे एक अच्छा आइडिया हम लगा सकते हैं कि चीजें कैसे कैसे हो रही हैं और टेस्ट में कैसे की जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के टेस्ट की बात करें
नेक्स्ट टाइप के टेस्ट की बात करें तो वो होता है वार्पेज टेस्ट। वो होता है वार्पेज टेस्ट। वार्पेज टेस्ट की बात करेंगे। वार्पेज टेस्ट से यदि मैं एक जनरल आइडिया लेना चाहूं कि वार्पिंग क्या होती है, किस फिनोमिना को वार्पिंग कहा जाता है, तो मैं बोलूंगा कि जब टेम्परेचर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा प्रोडोमिनेंट रहते हैं तब किसी एक सॉलिड बॉडी का अपना एक्सपांशन के कारण या कुछ अनइवन एक्सपांशन के कारण क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, वो कहलाता है वार्पेज। ठीक है। यदि ब्रिक्स की मैं बात कहूं कि ब्रिक्स में ये कंडीशन किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है, तो मैं बोलूंगा कि जब हम उसको बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद की एक प्रोसेस होती है कि हमें उसको कूल करना रहता है। ठीक है, कूल धीरे 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 किया जाता है, पर यहाँ पे कोई इनअप्रोप्रिएसी हो जाने के कारण क्या हो जाता है, शेप ब्रिक का चेंज हो जाता है और उसी को ही यहाँ पे वार्पेजिंग कहा जा रहा है। तो यदि अब हम देखें कि वार्पेज जो है ब्रिक में देखने में कैसा आता है तो उसकी बात करेंगे। यदि मैं एक नॉर्मल ब्रिक बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यदि एक वार्पेज से अफेक्टेड ब्रिक की बात करूं, ठीक है, यदि वो वार्प हो गई है तो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे को वार्पेज को मेजर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। ठीक है, इसके लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेज। वो कुछ इस तरीके का रहता है, तो आइए देखते हैं वेज कैसा रहता है। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम ब्रिक को ले करके देखते हैं और और स्केल के थ्रू ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हुआ है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वार्पेज कितना आ रहा है। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं कि वार्पेज चेक करना है कुछ इस तरीके की ब्रिक में तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो या हम उसको कॉनकेव फेस में रख के देखें या हम उसको कॉन्वेक्स फेस में रख के देखें और डिफ्लेक्शन मेजर करें। तो दोनों केस में हम उसको रख के देखेंगे और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम वहां से मेजर करने वाले हैं, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा उसको हम ओवरऑल ब्रिक का वार्पेज डिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं ये किस तरीके से होता है तो मैं बोल सकता हूं कि यदि ये वेज है और मैं ब्रिक को कुछ इस तरीके से रखता हूं कि ये कॉनकेवली आ रहा है। ठीक है ना, कॉनकेवली कैसे आएगा, ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, ब्रिक कॉनकेवली कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो इस केस में मैं बोलूं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्केल होता है जिसको मैं यहां से रखना चालू करूंगा और उसमें मैक्सिमम वैल्यू रीड करने की कोशिश करूंगा। जब मैं उसको एक एज से स्टार्ट करके जब खत्म होने तक, एंड होने तक ले जाता हूं तो बीच में कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पढ़ने में आती है। तो ये कॉनकेव यदि मैं फेस रख रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं
कि कॉनकेव फेस रख रहा हूं, कॉनकेव फेस रख रहा हूं, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है सपोज डेल्टा मैक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव वार्पेज, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव वार्पेज, ठीक है ना, कॉनकेव वार्पेज हो गया। अब यदि मैं बोलूं कि मैं इसको उल्टा के रखता हूं, मतलब दूसरे फेस से रखता हूं, जो फेस अभी अपर साइड में उसको नीचे ले आता हूं, तो किस तरीके की कंडीशन होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक वेज बना लेता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक वेज बना लेता हूं जो कि कुछ इस तरीके का देखने में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का देखने में आ रहा है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, कॉन्वेक्स साइड से या कॉन्वेक्स फेस से इस पे ब्रिक ले करने की कोशिश करूंगा और चेक करूंगा कि कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आने वाला है। तो कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, देखने में कुछ इस तरीके का हमको लगेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का देखने में लगेगा। पर अब मैं यहाँ पे बात करूं, अब यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है, कंडीशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे चार कोने हमको दिख रहे हैं, चार कोने हमको दिख रहे हैं, तो वहां पे तो हम एक स्केल को लेते थे, एक एज के शुरू से स्टार्ट से लेके एंड तक जाते थे तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती थी। तो कॉनकेव के केस में हमको एक ही बार में मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। पर यहाँ पे हमें पता है चार कोने हैं, चारों अपनी अपनी जगह पे क्या रहेंगे, एक डिफ्लेक्शन पे रहेंगे, तो यहाँ पे हमको चार वैल्यू मेजर करनी होती है। तो मैं बोल लेता हूं कि यहाँ पे हम चार वैल्यू मेजर करते हैं, 1 2, ठीक है, यहाँ पे मैं डेल्टा 3 बोल देता हूं इसको, और ये होगा डेल्टा 4। तो यदि अब मैं बोलूं कि मेरा यहाँ पे कॉन्वेक्स डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो वो होगा कॉन्वेक्स डिफ्लेक्शन मैं बोलूं तो होने वाला है मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4। तो अब इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सपोज उसको मैं यहां पे ले लेता हूं, कॉन्वेक्स डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कॉन्वेक्स डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, यहां से मैं ये डेल्टा मैक्स ले रहा हूं, ठीक है, और वहां से क्या वैल्यू आई थी, वहां से आई थी ये वाली। तो अब मैं बोलूं कि वार्पेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए ब्रिक की, तो मैं लिख सकता हूं वार्पेज ऑफ ब्रिक या वार्पेज डिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिक, वार्पेज डिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिक, वार्पेज डिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा, कॉनकेव डिफ्लेक्शन या कॉन्वेक्स डिफ्लेक्शन में से मैक्सिमम। तो लिख सकते हैं कॉनकेव डिफ्लेक्शन एंड कॉन्वेक्स डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां से हम एट लास्ट क्या कर सकते हैं, यहां से एट लास्ट हम निकाल सकते हैं कि वार्पेज कितना होगा या वार्पेज डिफ्लेक्शन कितना होगा ब्रिक का, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट की हम बात करते हैं जो कि है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे
कि एफ्लोरेसेंस होता क्या है और इस टेस्ट में उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो यदि मैं एफ्लोरेसेंस बोलूं तो ब्रिक में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइज होने के बाद क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद वो एक पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट के फॉर्म पे ब्रिक पर आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ब्रिक का डिटेरियोरेशन होता है और यदि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्रिक को क्या किया जाता है, यूज ही नहीं किया जाता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट से हमको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि यदि फ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्रिक ड्यूरेबल नहीं है और इसका लाइफ बहुत ही कम है। तो देखते हैं कि फ्लोरेसेंस टेस्ट होता कैसे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिश लेते हैं, ग्लास डिश लेते हैं। ग्लास डिश में हम क्या करते हैं, ग्लास डिश में हम 25 mm डेप्थ तक वाटर भरते हैं, ठीक है। 25 mm डेप्थ तक क्या करते हैं, वाटर से इसको फिल कर देते हैं। 25 mm डेप्थ तक इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा और उसमें ब्रिक के एक साइड को क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, डिप कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम उसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये यहां पे इसमें अब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऊपर तक इसमें अब्जॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक। और एक टाइम बाद ये होगा कि इसमें जो वाटर है या तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा या तो फिर एवेपोरेट हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी क्या होता है, वाटर क्या होता है, आइदर एब्जॉर्ब हो जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो लिख लेते हैं वाटर आइदर इवेपोरेटेड और एब्जॉर्ब्ड। तो इवेपोरेटेड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो एक कंडीशन है कि इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो गया या इन्वायरमेंट में क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद इस कंडीशन को फिर से रिपीट करते हैं। तो मैं लिखूंगा दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। तो मैं बोल सकता हूं कि इसी को फिर से हम क्या करेंगे, 25 mm में 25 mm डेप्थ का हम वाटर यहां पे लेंगे, किसमें, एक ग्लास डिस्क में लेंगे, ठीक है। तो ग्लास डिस्क में लेंगे और क्या करेंगे, उसको 25 mm डेप्थ तक भर देंगे और वही वाला साइड, सेम साइड जो हमने क्या किया था, पहले डिप किया था, वही साइड हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिप करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, आफ्टर टाइम टी, मतलब एक समय देंगे जिसमें उसको क्या करेंगे, फिर से हम इवेपोरेट होने देंगे या एब्जॉर्ब होने देंगे, ठीक है ना। तो फिर से मैं लिख देता हूं, अगेन allowed to absorbed or evaporated, ठीक है। अब जब ये दो इसके साइकिल पूरे हो जाते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और हम देखते हैं, डिपॉजिट को देखने की कोशिश करते हैं, जो पाउडर डिपॉजिट है ब्रिक पे उसको देखने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंशिएशन करते हैं कि फ्लोरोसेंस का एक्सटेंट कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा,
टाइप ऑफ एफ्लोरोसेंस, टाइप ऑफ एफ्लोरोसेंस, एफ्लोरोसेंस। और दूसरे साइड में मैं लिखने वाला हूं एक्सटेंट ऑफ डेपोजिशन, एक्सटेंट ऑफ डेपोजिशन। तो जितना भी डेपोजिशन होने वाला है उसके बेसिस पे हम जज कर लेंगे कि ये किस टाइप का एफ्लोरोसेंस है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा यदि उस पर बहुत ही कम डेपोजिशन है, पाउडर बिल्कुल कुछ भी एरिया में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम उस एक्सपोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं जहां पे क्या होता है, जिसको हमने डुबोया था और वो पूरा एक वाटर के कांटेक्ट में आया था, उस एक्सपोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का एफ्लोरोसेंस है नील। यदि नील एफ्लोरोसेंस है तो डिपोजिशन उसमें क्या होगा, उसमें दिखेगा ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं डिपोजिशन इज इम्परसेप्टिबल। तो मैं लिख सकता हूं डिपोजिशन इज इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल, ठीक है ना, इम्परसेप्टिबल। ठीक, अब नेक्स्ट में बोलूं, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो एक्सटेंट है डिपोजिशन का बढ़ना चालू हो रहा है। तो यहां पे नेक्स्ट टाइप का एफ्लोरोसेंस में लिखूंगा स्लाइट। अब बोलूंगा मैं स्लाइट, तो स्लाइट में जो डिपोजिशन है, डिपोजिशन हमको मिलने वाला है वो कितने पार्ट में दिखने वाला है, डिपोजिशन हमको मिलेगा लेस देन 10% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया। तो लिख सकते हैं लेस देन 10% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है। तो स्लाइट में इतना डिपोजिशन दिखने वाला है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट टाइप का एफ्लोरोसेंस, तो वो है मॉडरेट एफ्लोरोसेंस, मॉडरेट एफ्लोरोसेंस। तो मॉडरेट एफ्लोरोसेंस में बात करूं तो डिपोजिशन कितना होने वाला है, उसमें डिपोजिशन होने वाला है 10% से तो ज्यादा होगा, ठीक है, 10% से तो ज्यादा होगा और 50% से कम रहने वाला है, ठीक है। और ये परसेंटेज किसका ले रहे हैं हम, ये परसेंटेज ले रहे हैं एक्सपोज्ड एरिया का, ठीक है ना। तो 10% और 10% से लेके 50% के बीच का एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है ना, एक्सपोज्ड एरिया। अब नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट टाइप का जो एफ्लोरोसेंस है वो कहलाता है हैवी एफ्लोरोसेंस। तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 50% डिपोजिशन होता है एक्सपोज्ड एरिया के। तो 50% डिपोजिशन हो रहा है किसका, एक्सपोज्ड एरिया का, ठीक है ना, एक्सपोज्ड एरिया का, ठीक है। अब मैं बोलूं इसके बाद जो आखिरी टाइप का एफ्लोरोसेंस है वो है सीरियस एफ्लोरोसेंस। और उसमें क्या होता है, उसमें जो पोर्शन है वो तो लगभग पूरा कवर ही हो जाता है, साथ में फ्लेक्स भी वहां पे दिखने लगते हैं। फ्लेक्स क्या होते हैं, फ्लेक्स का मतलब है परतें हमको झड़ती हुई दिखती हैं ब्रिक की। तो यहां पे मैं लिखूंगा हैवी डिपोजिशन विथ फ्लेकिंग, ठीक है। तो परतें भी झड़ने लगेंगी, डिपोजिशन भी क्या है, बहुत हैवी है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एफ्लोरोसेंस में हमने 5 टाइप का एफ्लोरोसेंस देखा और इस टेस्ट के बेसिस पे ही हम इसको क्या कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे
हमने सारे टेस्ट कवर कर लिए हैं जो ब्रिक्स पे होते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन सीरीज ऑन टेस्ट ऑन ब्रिक। तो ब्रिक पे जो टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं, रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोडिंग रेट यूज्ड इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो भाई ब्रिक में जो लोडिंग या कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है उसके लोडिंग रेट की बात की जा रही है। तो हमें पता है एक ब्रिक को लेते हैं। तो एक ब्रिक को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेजुअली लोड इंक्रीज किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि उसमें क्रशिंग में जो इसकी स्ट्रेंथ हो ये हमें पता चल पाए, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है, इनिशियली एक लोड लगना चालू होता है, फिर कुछ टाइम बाद इनिशियली सपोज एफ लोड लगना चालू हुआ है और उसके बाद क्या होगा, एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट दिखेगा हमें फोर्स में, ठीक है ना। एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट दिखेगा हमें फोर्स में, जो कि एक टाइम के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, ठीक है ना। तो ये कब तक इंक्रीज होता रहेगा, ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि ये क्या हो जाए, ब्रिक फेल ना हो जाए और वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ये क्रैक्स आ जा रहे हैं और ये क्या हो जा रहा है, ब्रिक फेल हो जा रहा है। इसमें बोलेंगे कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ये वैल्यू है या इस पे ये क्या हो गया है, ये फेल हो गया है इस वैल्यू पे। तो ये कब तक जाएगी, जब तक ये फेल ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, हमें पता है ये वैल्यू होती है 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट। एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में रीड आउट करूंगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू बताई जा रही है वो तो सेम वही है, वो तो क्या है, सेम वही है जो हमने यूज किए या होती है, पर यहाँ पे मिनट की जगह क्या है, पर आवर। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जितने भी सारे यूनिट्स हैं हमको याद होना चाहिए, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा चांसेस है कि हम गलत आंसर पे भी टिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट में बोलूं ऑप्शन बी है 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ पे सारे यूनिट मैच कर रहे हैं, तो यही होगा सही आंसर। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम सेम टाइप के यूनिट्स में या यूनिट्स को उतना ध्यान नहीं देते कि हमें लगता है कि वैल्यू याद रहेगा तो हम कर लेंगे और इस तरीके से हम फंस सकते हैं। एक बार ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। तो 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मिनट, तो ये भी नहीं है, हमें पता है 14 वैल्यू है। यहाँ पे लिखा है 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर आवर। कई बार 14 और 40 में भी कंफ्यूजन हो जाता है याद करते करते, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या करना है, हमको सही तरीके से याद रखने की कोशिश करना है ताकि हमारा गलत ना हो। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रीड आउट करूंगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसिबल टॉलरेंस फॉर लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली। तो यदि मैं बात की जा रही है यहाँ पे डायमेंशन टेस्ट की, तो डायमेंशन टेस्ट में क्या किया जाता है, लेंथ और विड्थ का जो डायमेंशन चेक करने के लिए कि परमिसिबल लिमिट में है या नहीं, 20 ब्रिक्स लिए जाते हैं और 1 बाई 1 क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हम हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इस तरीके से लेके इसको 1 बाई 1 क्या किया जाएगा, लेंथ वाइज विड्थ वाइज अरेंज किया जाएगा। तो इस तरह टोटल कितने होंगे, इस तरह टोटल 20 ब्रिक्स होने वाले हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ 20 ब्रिक्स, ठीक है, 20 ब्रिक्स इसको मैं लिख देता हूँ। तो भाई 20 ब्रिक्स का यदि मैं क्यूमुलेटिव लेंथ देखूं तो कितना होगा, 20 ब्रिक्स का क्यूमुलेटिव लेंथ होने वाला है 20 इंटू 19 सेंटीमीटर इक्वल टू 380 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास लेंथ की। नेक्स्ट में बात करूं कि लेंथ, और हमें यहाँ पे विड्थ का भी पूछा है, तो ऐसे ही हम
विथ वाइज क्या करेंगे, ब्रिक को अरेंज करेंगे, ब्रिक को विथ वाइज अरेंज करेंगे और इस तरह टोटल कितने ब्रिक्स होंगे, इस तरह टोटल 20 ब्रिक्स होने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कितने ब्रिक्स होने वाले हैं, टोटल 20 ब्रिक्स होने वाले हैं। तो 20 ब्रिक्स का मैं विथ वाइज बात करूं, विथ वाइज बात करूं कितना होगा, तो 20 ब्रिक्स इंटू, क्योंकि एक ब्रिक का जो विथ होता है 9 सेंटीमीटर होता है, तो 20 इंटू 9 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें देखना है इस पर टॉलरेंस कितना है, तो टॉलरेंस से मतलब ये है इस वैल्यू से उस वैल्यू को बताना है कि इस वैल्यू से ना उतना कम हो ना उतना ज्यादा हो, उसके बीच में ही इस वैल्यू से कम या ज्यादा रहे, तो वो एक परमिसिबल लिमिट सेट हो जाती है। तो ओवरऑल वो वैल्यू कितनी होती है, यदि लेंथ के बारे में बोलें तो वो होता है ±12। तो इसका यदि मैं बात करूं ओवरऑल कैसा लिख सकते हैं, 380 सेंटीमीटर ±12, 12 क्या, 12 यहाँ पे होता है mm, ये हमको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। यदि हम इसको सेंटीमीटर लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। वैसे ही यदि हम इसकी बात करें, विथ की बात करें, तो क्या होगा ये 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर ±6 mm। ठीक है ना, तो ±6 mm इतना इसमें परमिसिबल लेंथ और परमिसिबल विथ पॉसिबल है। अब हम देखते हैं ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 mm एंड 6 mm, तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं ऑप्शन पढ़ूंगा 12 mm, तो लेंथ वाइज तो सही दिया गया है, पर यहाँ पे दिया गया है 3 mm। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, 6 mm होना चाहिए था। थर्डली में बात करूं तो 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत है। लास्टली ऑप्शन दिया गया है 12 mm एंड 6 mm, जो कि सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। पर यहाँ पे हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम गलती से यहाँ पे 12 और 6 याद भी रख रहे हैं और mm याद ना रख पा रहे हैं और गलती से कुछ ऐसा ऑप्शन दे दे कि यहाँ पे 3 की जगह 6 लिख दे और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है हमें ऑप्शन बी और डी में से सिलेक्ट करने में। और कुछ लोग इजीली इसको गलत करके आ जाएंगे और उनको ये भी याद रहेगा कि हम सही करके आए, तो ये एक थोड़ा ट्रिकी चीज हो जाती है जब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें ये वैल्यूज क्या होने अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं रीड आउट करता हूं। व्हेन observed efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area is, तो यहाँ पे efflorescence के क्या बात की जा रही है, उसके क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। तो एक हम हल्का सा उसका आइडिया ले लेते हैं, efflorescence का एक हल्का सा आइडिया हम ले लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे उसको क्लासिफाई किया जाता है स्लाइट में, और नेक्स्ट जो बाजू में उसका हम डिपोजिशन का परसेंटेज या एक्सटेंट देख रहे हैं, डिपोजिशन का एक्सटेंट देख रहे हैं। ठीक है ना, कि पर्टिकुलर जो एफ्लोरोसेंस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली डिपोजिशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल देखने में नहीं आता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसमें एक ब्रिक लेते हैं, उसको ग्लास के डिस्क में क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं 25 mm तक। ठीक है, और तब तक रखते हैं जब तक ये उसको पूरा अब्जॉर्ब ना कर ले और क्या कर दे, इवेपोरेट ना कर दे। एक बार ये हो गया, फिर इसको फिर से रिपीट करते हैं सेम प्रोसेस को। तो इससे क्या होता है, सूखने के बाद यदि उसमें अल्कलीज होते हैं तो क्या आ जाते हैं, पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, और हम एक अब जजमेंट दे सकते हैं कि भाई अब इसमें किस तरीके का एफ्लोरेसेंस पॉसिबल है। तो उसी के बेसिस पे यदि उसमें जो डिपोजिशन है बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो यदि बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो होगा नील। ठीक है, वो होगा नील। ठीक है, वो होगा नील।
यदि बिल्कुल भी डिपोजिशन शो नहीं हो रहा है तो होगा नील। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्परसेप्टिबल, ठीक है, परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, इम्परसेप्टिबल, ठीक है ना, उसको परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, जो डिपोजिशन हो रहा है देख ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा नील। सेकंड है स्लाइट, सेकंड है स्लाइट, स्लाइट है तो कितना होगा डिपोजिशन, डिपोजिशन होगा 10% से कम होगा, डिपोजिशन यदि 10% से कम है तो क्या कहलाएगा, वो एफ्लोरेसेंस कहलाएगा, स्लाइट एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट बात करूं मॉडरेट, मॉडरेट एफ्लोरेसेंस तब होता है जब डिपोजिशन का वैल्यू, जब डिपोजिशन का वैल्यू 10% से तो ज्यादा हो पर 50% से क्या हो, कम हो, ठीक है ना। तो तब इस वैल्यू को बोला जाता है, या इस टाइप के एफ्लोरेसेंस को बोला जाता है मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अब आंसर तो हमें मिल ही गया। नेक्स्ट है हैवी, तो हैवी एफ्लोरेसेंस में क्या होता है, हैवी एफ्लोरेसेंस में होता है कि डिपोजिशन 50% से भी ज्यादा होता है, डिपोजिशन 50% से भी ज्यादा होने वाला है। लास्टली होता है सीरियस, सीरियस एफ्लोरेसेंस, सीरियस एफ्लोरेसेंस होता है जिसमें क्या होता है, परतें झड़ने लगती हैं ब्रिक की, फ्लेकी हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लेकी ब्रिक से पता लगता है, फ्लेकी ब्रिक से हमको पता लगता है कि इसमें सीरियस एफ्लोरेसेंस हो गया। तो आप ऑप्शन, इसको टेबल देख के हम बोल सकते हैं कि सही ऑप्शन है इसका मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, सही ऑप्शन है इसका मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर checking the length of bricks, checking the length of bricks as per Indian standards how many bricks are to be taken। तो डायमेंशन टेस्ट पे फिर से बोला गया है, हमने उसको अभी अभी देखा था, तो उसमें कितना ब्रिक्स यूज किए जाते हैं, 20 ब्रिक्स यूज किए जाते हैं। या तो हमको लेंथ वाइज करना हो, विथ वाइज करना हो, हाइट वाइज करना हो, तो सभी में 20 ब्रिक को 1 by 1 एडजेसेंटली अरेंज करके क्या हम देखते हैं, अरेंज करके हम देखते हैं कि ये इसमें कितना परमिसिबल के अंडर है या नहीं। हम इसमें इतना ही रखेंगे। थैंक यू।